हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटेंस। ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर है, थोड़ा न्यूमेरिकलाइज पोर्शन है ना, तो ध्यान से देखना और सारे वीडियो आप क्रम से देखें तो कंफर्म आपको 100% समझ में आएगा। ठीक, तो चैप्टर है कैपेसिटेंस। मतलब हम बात करेंगे इस चैप्टर में किसी कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में। फिर इसमें आगे पढ़ेंगे हम कैपेसिटर। आपने सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। कैपेसिटर पढ़ेंगे है ना, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसमें कितनी एनर्जी वगैरह लॉस होगी, इन सभी हेडिंगों को अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ध्यान से देखना, फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का भाई। हेडिंग है सबसे पहली कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखो ध्यान से भाई, कैपेसिटी क्या चीज है। जैसे मान लीजिए हम किसी पर्सन की बात करें कि वो कितना खाना खा रहा है, ये उसकी कैपेसिटी है। एक छोटा बच्चा है जो हो सकता है कि एक ही चपाती खाए, पर जो बड़ा आदमी है हो सकता है कि वो 4-5 चपाती खा जाए, तो वो उसकी कैपेसिटी है। अब बात करें हम कंडक्टर की, तो भाई कंडक्टर क्या खाएगा, कंडक्टर क्या एब्जॉर्व करेगा, चार्ज। जैसे मेरे पास कोई कंडक्टर है, मैंने उसको चार्ज दिया, सपोज उसने 1 कूलाम एब्जॉर्व कर लिया, फिर आपने उसको और आगे चार्ज दिया 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, वो चार्ज एब्जॉर्व करता गया करता गया करता गया। पर हर कंडक्टर की अपनी एक लिमिट होती है चार्ज स्टोर करने की। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कंडक्टर अनलिमिटेड चाहे जितना चार्ज स्टोर कर सकता है, नहीं है ना। तो किसी भी कंडक्टर द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसी को बोलते हैं बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना। तो किसी बॉडी के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी मेटल के द्वारा, कुछ भी नाम ले सकते हो आप, जो चार्ज वो एब्जॉर्ब कर रहा है, चार्ज वो कलेक्ट कर रहा है, उस चीज को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, ध्यान से देखना। डेफिनेशन है इसकी, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर चार्ज, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर चार्ज। किसी बॉडी द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, कि जो कैपेसिटी है किसी बॉडी की, जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर है कहानी यहां तक? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। बॉडी को हम जितना चार्ज देंगे उसका वोल्टेज उतना ज्यादा बढ़ेगा। आपने बढ़ाया ना, V = KQ/R, तो B प्रोपोर्शनल था ना, क्योंकि जितना चार्ज दोगे Q वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, उतना वोल्टेज बढ़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर जब मैं इक्वल लगाऊं तो एक C काम में लिया जाता है, Q = CV। C जो है वो यहां पर कांस्टेंट है और इसी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, वेयर C इज कांस्टेंट दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना। तो जो C का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है, अच्छे से रट लेना, C = Q/B। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले हेडिंग कौन सी हमारी, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर।
क्या डेफिनेशन है? द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर्ड चार्ज, किसी बॉडी द्वारा चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसे बोलते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। Q इज प्रोपोर्शनल टू बी, Q इज इक्वल टू सी बी। तो C का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो कितना आया है? Q अपॉन V। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ठीक है, इसके बारे में कुछ और बातें जान सकते हो आप। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इसका जो सिंबल है, सिंबल तो आपको समझ में आया क्या होगा शायद, कैपिटल C है। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो इसका सिंबल बना दिया गया है। बात करें इसकी यूनिट की बच्चों, इसकी यूनिट क्या है? कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? तो जो इसकी यूनिट है वो है फैरड। फैरड, ध्यान सुनना, कैपिटल F। क्या यूनिट है बच्चों इसकी? फैरड, कैपिटल F। पर आप अक्सर क्वेश्चनों में देखोगे कि क्वेश्चन में फैरड ना होकर, फैरड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको कि फैरड एक बहुत बड़ी यूनिट है भाई। हम अगर अर्थ की बात करें ना तो अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फैरड भी नहीं है, इससे भी बहुत कम है। तो आप सोचिए कि 1 फैरड कितने बड़े कंडक्टर की होगी, बहुत बड़ी यूनिट है ये कैपेसिटी की। तो अक्सर क्वेश्चनों में आपको फैरड नहीं मिलेगा, क्या मिला करेगा पता है? जैसे माइक्रो फैरड मिल गया, समझना ध्यान से। तो बच्चों इसको आपको 10 टू द पावर -6 फैरड लिखना होगा। अक्सर क्वेश्चनों में माइक्रो फैरड मिल जाएगा, हो सकता है किसी में आपको नैनो फैरड मिल जाए, 10 टू द पावर -9 होते हैं। किसी में आपको पिको फैरड मिल जाए, 10 टू द पावर -12 होता है। तो इस तरह की यूनिटों को आपको देखना होगा। क्लियर है? इसका सिंबल कितना है? C। यूनिट वैसे तो फैरड है, FARAD, पर फैरड काम में ना लेते होते आपको माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पिको फैरड, इन सब यूनिट को काम में लेना होगा। अच्छा, उसके बाद याद रहे ये स्केलर क्वांटिटी है। इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी डायमेंशन की बात करें अगर हम, तो डायमेंशन देखना ध्यान से इसकी, इस फॉर्मूले से बन जाएगी। C इज इक्वल टू Q अपॉन B है ना, तो देखो डायमेंशन इसकी Q है चार्ज, I इज इक्वल टू Q अपॉन T पढ़ा है ना आपने, तो Q इज इक्वल टू IT। तो चार्ज की तो हो जाएगी बच्चों A1T1, I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, Q इज इक्वल टू IT, I की एम्पियर और टाइम की T, A1T1। नीचे क्या है? V। डायरेक्ट याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल वाले चैप्टर में जाइए। V इज इक्वल टू W अपॉन Q पढ़ाया था मैंने, तो W की आपको याद होगी, वर्क M1L2 T-2 अपॉन Q ऊपर जाएगा तो ये एक तरीके से A2 और T2 हो जाएंगे। इनको ढंग से देख लो कितना आ रहा है, M-1 L-2 T हो जाएगा बच्चों 4 और A हो जाएगा 2। ये इसकी डायमेंशन है। जो कैपेसिटेंस है उसकी डायमेंशन क्या है? M-1 L-2 T4 और E2। क्लियर है? एक बार इतना नोट करो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। नोट करें हेडिंग, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, इसमें लिखिए द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर चार्ज। द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर चार्ज is called capacitance of a conductor. The capacity of body to store charge is called capacitance of a conductor.
द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर है? इसके नीचे लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम लिखो Q प्रोपोर्शनल V, दिख रहा है आपको? Q प्रोपोर्शनल V, फिर नेक्स्ट लाइन लिखो Q इज इक्वल टू CV। Q प्रोपोर्शनल V हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी उसमें आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, ये लिख दो वेयर C इज कांस्टेंट, वेयर C इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड या दिस इज नॉन एज, दिस इज डायरेक्ट, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, वेयर C इज कांस्टेंट, this is capacitance of conductor, capacitance of conductor। ठीक है, C का फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए, लिख दो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब तक दो बातें काम की हैं, सब बकवास है। उसके अलावा क्या क्या, एक तो इसकी डेफिनेशन, द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा जो कितना चार्ज ले सकता है बॉडी, उसे उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है ना? और इसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्लियर? चलो नेक्स्ट लाइन में एरो लगा के लिखो सिंबल, कैपेसिटेंस का सिंबल C रहेगा, याद रखे, कैपिटल C। तो सिंबल लिख दो इसका कैपिटल C। ठीक है, सिंबल के बाद यूनिट, देखो वही बात है कि स्टैंडर्ड यूनिट तो फैराड है, वैसे एक यूनिट इसकी फॉर्मूले से भी तो आ सकती है ना भाई। C इज इक्वल टू Q अपॉन B। Q का मतलब है चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और V का मतलब है पोटेंशियल, जिसकी यूनिट होगी वोल्ट। तो लिख दें इट्स यूनिट इज, यूनिट में लिख दें बच्चों इट्स यूनिट इज फैराड, फैराडे नहीं, फैराड, FARAD, इट्स यूनिट इज फैराड। जिसका सिंबल कैपिटल F है उसको ब्रैकेट में लिख देना इस बात को, इट्स यूनिट इज फैराड, ब्रैकेट में कैपिटल F, पर्याप्त है। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि फैराड तो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, आप देखोगे इस चीज को आगे, तो क्वेश्चन में कभी भी फैराड नहीं मिलेगा आपको। माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड, लिख लो तीनों को। चलो माइक्रो फैराड मिल जाए, सिंबल देख लेना कैसा है, तो इसको आपको हटाना होगा मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर -6 से। नैनो फैराड मिल जाए तो इसे हटाओगे आप 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करके, और पिको फैराड मिल जाए तो इसको हटाओगे आप 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? फिर लिख दो इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, याद रहे। पोटेंशियल V स्केलर था और कैपेसिटेंस V स्केलर है। चैप्टर नंबर 3 में पूरा स्केलर था, चैप्टर नंबर 4 में पूरा स्केलर है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और इसकी डायमेंशन निकाल लीजिए भाई। ठीक है, यहां तक डायमेंशन आप लिख लो, बाकी स्क्रीन पॉज करके जो भी आपको लिखना है आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है? चलिए देखो, अभी जो अपना फॉर्मूला आया है वो आया है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। चर्चा यहां से आगे बढ़ाएंगे अपन। अच्छा देखे हमसे, अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई
कैपेसिटेंस ठीक है, C इज इक्वल टू Q अपॉन B होता है, ये हमें समझ में आ गया। ये किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है? C इज इक्वल टू Q अपॉन B आ गया, कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल आ गया। ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो आपका सीधे जवाब होगा कि सर देखो कैपेसिटेंस है ना, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है। कैपेसिटेंस एक तो कंडक्टर के चार्ज पर डिपेंड कर रही है और एक कंडक्टर के पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, याद रखना। तो लग रहा है फॉर्मूले से कि C इज इक्वल टू Q अपॉन B है, तो सीधी सी बात है कि C Q और B पर डिपेंड कर रहा है, पर नहीं, C Q और B पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ध्यान से। अभी आपने क्या प्रूफ किया था? स्टार्टिंग कैसे प्रूफ किया था? आपने ये लिखा था Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तभी तो आपने ये सूत्र प्रूफ किया है। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने Q डबल कर दिया, अगर C Q पर डिपेंड कर रहा है तो Q डबल प्रोपोर्शनल है, क्यों कहते हो इसका मतलब? तो Q डबल करने पर C भी तो डबल होना चाहिए। पर जैसे ही बच्चों आपने Q की जगह 2Q पुट किया, जरा यहां देखना, ये लाइन कह रही है कि अगर Q को आपने 2Q कर दिया ना तो BV ना रहा 2V हो जाएगा। भाई जिस रेशियो में Q चेंज होगा उसी रेशियो में तो B चेंज होगा। अगर Q आप डबल कर दे रहे हो तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? डबल। अब V की जगह V थोड़ी आएगा, 2B आएगा, और 2 से 2 कैंसिल आ गया, आंसर वही Q अपॉन B आया, आंसर वही Q अपॉन B आया। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ कंडक्टर Q and potential of conductor, potential of conductor, याद रहे, because they are proportional to each other। याद रहे कि जो कैपेसिटेंस है वो ना Q पर डिपेंड करता है ना B पर डिपेंड करता है। कोई पूछे क्यों नहीं करता है? क्योंकि Q और B तो आपस में कैसे हैं भाई? प्रोपोर्शनल हैं। जिस रेशियो में Q चेंज होगा उसी रेशियो में B चेंज होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहेगा। फिर सवाल आया भैया C किस पर डिपेंड करता है, ये तो बताओ फिर। तो इस चीज को मैं से आगे पढ़ेंगे, मैं आपको समझा दूं। C डिपेंड करता है साइज ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट तो इसमें लिख देंगे अपन साइज ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर छोटा होगा तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, छोटा बच्चा कम खाना खाता है, और कंडक्टर बड़ा हुआ, बड़ा आदमी अधिक खाना खाता है ना, तो साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरा मीडियम, एक भाई मीडियम का इफेक्ट बढ़ेगा। अगर वैक्यूम है तो कैपेसिटी कुछ और होगी, आप देखोगे, और जब मैं मीडियम रख दूंगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, याद रखना। प्रूव करूंगा सारी बातें धीरे धीरे। कहां डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ कंडक्टर, मीडियम, और यही दिमाग में रख लो कि जब भी आप मीडियम रखोगे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, याद रखना, ठीक है। और एक पास में कैसा कंडक्टर रखा हुआ है, कोई उसके बगल में कोई कंडक्टर वगैरह रखा हुआ है, वो कैसा है, इन सब बातों पर ये, या किसी अदर कंडक्टर से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ
अदर कंडक्टर लो। इन सब बातों पर ये कैपेसिटी डिपेंड करती है। क्लियर है? तो इन बातों को नोट कीजिए। चलिए एरो लगाओ और उसमें लिखो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। नोट करो चलो। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ कंडक्टर एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर does not depends on charge of conductor, ब्रैकेट में Q, on charge of conductor and potential of conductor. Capacitance of conductor does not depend on charge of conductor and potential of conductor, because they are proportional to each other. Because they are proportional to each other. Because they are proportional to each other. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कोई पीछे रह जाए भैया स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ कंडक्टर एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। मतलब ये क्यू पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है और बी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कि दे आर प्रोपोर्शनल। समझा दिया है मैं ढंग से। नेक्स्ट एरो लगाइए आप नेक्स्ट लाइन में। फिर किस पर डिपेंड करता है वो लिखिए। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, लिख दो यहां से किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लिख दो बच्चों। साइज ऑफ कंडक्टर, मीडियम एंड डिस्टेंस ऑफ अदर कंडक्टर। जिन पे डिपेंड कर रहा है वो लिख दो। ठीक है? बाकी आप स्क्रीन पॉज करके अपने हिसाब से भैया पूरा ढंग से नोट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना दिमाग रखना कि क्यू और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात, साइज पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और कोई अदर चालक रखा हुआ है उससे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है? चलो अब अगर थोड़ा ग्राफ की चर्चा कर ले हल्की सी, समझो ध्यान से कि क्यू और बी में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, दो ग्राफ की चर्चा आप यहां कर सकते हो शायद। देखना, ओरिजिन यहां एक्स एक्सिस पर हमने क्यू मान लिया एक बार, और वाई एक्सिस में क्या मान लिया हमने वी, और यहां एक्स एक्सिस पर हमने बी मान लिया और वाई एक्सिस में क्या मान लिया क्यू। भाई क्यू और बी के बीच में ग्राफ बनाना है। हम जानते हैं कि क्यू और बी तो प्रोपोर्शनल है और जो फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनल हैं उनके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। तो जब भी हम क्यू और बी में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है पासिंग थ्रू सेंटर। व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन क्यू एंड वी इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है? अब मैं इसमें टेंजेंट निकालता हूं। टेंजेंट क्या होता है आप देखना ध्यान से बच्चों। ये ग्राफ है और ये इसका एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले लीजिए, थीटा मान लो आप। ऐसे ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, इनका एंगल क्या ले लो, थीटा। तो टेंजेंट का मतलब है टेन थीटा। टेंजेंट का मतलब है टेन थीटा। और टेन थीटा कैसे निकालते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थोड़ा सा दिमाग में हल्का सा डैश डाल दो अगर मैं, तो ये एंगल है परपेंडिकुलर, ये होगा जिसकी वैल्यू इस एक्सिस से मतलब वी आएगी, हाँ है ना, और बेस की वैल्यू क्यू रहेगी। इसी तरीके से इसमें सोचा जाएगा टेंजेंट के बारे में, कितना आएगा, क्यू अपॉन बी। तो देखो क्यू अपॉन बी तो सी होता ही है, तो यहां तो जो कैपेसिटेंस है वो टेंजेंट है,
इसमें तो, और यहां क्या ये 1/c है, तो c आएगा 1/tan थीटा। मतलब एक बात समझ में आई मुझे तो, क्या कि अगर मैं q और b के बीच में ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो ग्राफ पहली बात तो एक स्ट्रेट लाइन रहा होगा और उसकी टेंजेंट या टेंजेंट का अपोजिट, मतलब इनवर्सली टेंजेंट, जो कैपेसिटेंस है वो या तो टेंजेंट के प्रोपोर्शनल है या टेंजेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो डिपेंड करेगा आपने q और b कहां ड्रॉ किए हैं। क्लियर है? नोट कीजिए आप इस बात को। पहले देखो, when we draw graph between q and v of a conductor, when we draw graph between q and v for a conductor, when we draw a graph between q and v for a conductor, it will be straight line passing through origin. When we draw graph between q and v for a conductor, it will be straight line passing through origin. Passing through origin. ठीक है? Capacitance of conductor, capacitance of conductor is proportional or inversely proportional to tangent. ऐसे लिख दो, capacitance of conductor is proportional or inversely proportional capacitance of conductor is proportional or inversely proportional to tangent. क्लियर है ना? इसी क्रम में अपन कुछ एक आध दो क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ध्यान से देखना। देखो, सपोज ये क्वेश्चन है, कुछ भी ले लो यार, यहां Q ले लो, यहां V ले लो, और 2-3 कंडक्टर ले लिए मैंने। ये लो, इसकी कैपेसिटी क्या दी मैंने, C1, इसकी C2 और इसकी C3। मतलब मैंने ग्राफ प्लॉट कर रखा है Q और B के बीच में। ये ग्राफ आप बना लेना, स्क्रीन पॉज करके आराम से बोलेंगे ना, समझ लो क्वेश्चन। Q और B के बीच में मैंने ग्राफ बनाए, 3 कंडक्टर हैं C1, C2 और C3। आपको इन कंडक्टरों को, धारिताओं को एक ऑर्डर में सेट करना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो देखो मेथड क्या है, मेथड कई मेथड है। ये C1 है तो इसका एंगल तो आप θ1 ले लो, इसका एंगल आप θ2 ले लो, और इसका एंगल आप θ3 ले लो। 3 एंगल दिख रहे होंगे। एंगल को अगर ढंग से देखूं मैं तो सबसे बड़ा θ3, उससे कम θ2 और उससे कम θ1। इन सब में tan सेट कर दूं, tan θ3, tan θ2 और tan θ1। अब एक चीज देख लो आप इसमें खाली, कि जो tan थीटा है वो C है कि 1/c है। भाई या तो वो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटेंस का उल्टा है। कैसे देखोगे दिमाग में, हल्का सा ट्रायंगल दिमाग में सेट करो। एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर V और बेस Q, B अपॉन Q तो बटा 1/c होता है। तो 1/c की टर्म लिखना है 1/c3 ग्रेटर देन 1/c2 ग्रेटर देन 1/c1। हमें तो C का ऑर्डर चाहिए, इनको उल्टा करना होगा। और जब बच्चों उल्टा करते हैं ना तो ये इनइक्वेशंस बोलते हैं इनको, ये भी साइन बदल जाएगा। तो आंसर आएगा आपका ये, सबसे बड़ा C1, फिर C2, फिर C3। एक मेरे पास आंसर लाने का बहुत इजी कंसेप्ट है। आप C = Q/B पर थोड़ा विचार करें और दिमाग में अज्यूम कर लें कि V कांस्टेंट है, B चेंज नहीं होगा। तो C Q के प्रोपोर्शनल नजर आया। Q वाले एक्सिस के पास जाए, जो सबसे नजदीक वो सबसे बड़ा, C1 सबसे बड़ा और C3 सबसे छोटा। हाँ या ना, इस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। भाई नहीं आए
तो वीडियो वापस चलाओ, फिर देखो एक बार वापस से। ठीक है बच्चों, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, बाकी अपन अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। नोट कर लो पूरा, चलो रख।